समझिए चार्ज क्या होता है बच्चों। चार्ज जो होता है ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या मैटर है। पानी भी क्या होता है, मैटर होता है। हवा भी क्या है, मैटर है। मैटर जो होता है वो किससे मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, किसने बोला है। मैटर है, छोटे जो मॉलिक्यूल आपस में से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स किससे बनता है बताइए, एटम से। एटम में क्या होता है, के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और जो होते हैं चारों तरफ से रहते हैं। तो पता होगी ये बात। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता चार्ज पार्टिकल है, अगर किसी मैटर के अंदर जितना है वाला मैटर न्यूट्रल होता है, ऐसा होता है नेगेटिव, कौन होता है पॉजिटिव। मालूम है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो मैटर। यदि इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा हो किसी एटम में, प्रोटॉन कम हो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ज्यादा होना। अगर नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है तो मैटर कैसा, है चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चैप्टर पढ़िए, क्या है, क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, इसमें जो चार्ज फ्लो करता है उससे करंट जनरेट होता है क्या है और कैसे इसके ऊपर आर्टिकल पूछे जाएंगे आने से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, किसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच होती है, फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड किया है। एक पार्ट का नाम है बच्चे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो ब्रांच है जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, चार्ज की। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, चार्ज कैन बी फाउंड इन 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज रुका हुआ हो, ठीक है, तो उसकी स्टडी जब कर देंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई इधर देखिए प्लीज, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट स्टेट। तो चार्ज की स्टडी करनी है में रेस्ट स्टेट में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यदि आपके पास कहा जाए करंट, चार्ज मोशन में हो विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड समझते हैं आप, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलें, चलते समय स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसको कहा जाता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के मोशन, फ्लो ऑफ चार्ज को, या जब करंट की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे
तो उसमें इस कंसेप्ट को समझेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या होता है। इसमें याद रखिए कि चार्ज में बात समझ रहे मेरी। चार्ज जो है, चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। इसमें हमें तीन बातें सीखनी होती है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, और जब चार्ज विद एक्सेलरेशन से चले। कैसे चला जाए साथ में बताओ। अगर मैं आपको एक्सेलरेशन के तो कैसे चलोगे? स्पीड से तो कांस्टेंट स्पीड से लगातार ऐसे चले कि आपकी स्पीड बढ़े, आ जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे इधर देखिए भाई, अगर किसी पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए तो नीचे को आता है या ऊपर को जाता है? क्या आता है? क्यों आता है नीचे? ई के कारण, ग्रेविटी के कारण। नीचे आते समय उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट या इंक्रीज? इंक्रीज। कितनी इंक्रीज होती? हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है। अगर किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ा तो शुरू के t बराबर 0 पे उसकी स्पीड 0, लेकिन एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगले एक सेकंड में कितनी हो जाएगी? यानी कि दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगी? उसका डबल। तीसरे सेकंड में 3 गुना। चौथे सेकंड में, हर सेकंड में कितना बढ़ेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। जब स्पीड लगातार चेंज बढ़ती हो, आ जाता है एक्सीलरेटेड मोशन। तो चार्ज है, तो उस स्टडी को आप पढ़ेंगे तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके काम में या दूसरे कोई भी ओलंपियाड का टेस्ट आप उसमें है, बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप बताएंगे जब चार्ज पार्टिकल क्रिएट करते बात को, तो तब इलेक्ट्रो प्रोड्यूस हो। बात को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है? जब चार्ज रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है? जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चले। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? जब चार्ज क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी of the matter which a body can apply या electrostatic force of attraction या repulsion from another body। और ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब, तो हाईलाइट हमने पॉइंट किए हैं चार्ज की कैसी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हम दो तरह की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिस्ट्री में किसी भी एक दूसरे क्या होता है? केमिकल रिएक्टेंट मालूम है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? कि आप केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल मतलब उसको देखेंगे, देखने में क्या का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, उसकी स्मेल कैसी होगी, ये तमाम चीजें आप पढ़ते हैं में फिजिकल प्रॉपर्टी में। सामने देखिए प्लीज, ये बैग से हाथ बाहर निकाल दीजिए, हाथ में कॉपी पेन बस आपके पास होना चाहिए, और इधर उधर नहीं देखना है। तो ये प्रॉपर्टी है, यानी कि मैटर, हर मैटर के अंदर जो है चार्ज होता है, तो कहा जाता है। और इसके कारण क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, जैसे मैग्नेट आपने देखा है, मैग्नेट जानते हैं, या किसी भी बॉडी के पास मास है, तो मास अगर किसी भी बॉडी को मैं छोड़ूं, इधर को जाती है। इसके कारण
जिसके पास भी मास होगा वो अर्थ की तरफ जाएगी। क्यों? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, वो आपस में एक मास है एक्ट करता है। बात को मास तो दो, जैसे ये दो माइक रखे हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट पास पास रखे हो के बीच में लगता है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के पास इसलिए नहीं आ पाते, के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। जब ज्यादा फोर्स लगता है तभी तो बॉडी मूव करेगी। तो अर्थ के कारण जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा, मतलब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, हमारे कंपेयर में अर्थ का मास कितना है? बहुत ज्यादा है। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाता है? अर्थ की तरफ जाता है। तो अगर चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी, मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज है। चार्ज दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो क्या करता है? रिपेल करता है। माइनस के पास में दूसरा माइनस रख दे तो रिपेल करता है। लेकिन यदि प्लस के पास माइनस रख दे तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे मास के बीच में लगने वाले फोर्स को आप ग्रेविटेशन बोलते हैं, मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ही चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। और यदि चार्ज वो रेस्ट पे है तब उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो टाइप का चार्ज होता है, ये दो तरह का फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप का होता है? एक होता है अट्रैक्शन, है रिपल्सन। कब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, यानी लाइक चार्ज हैं, लाइक थिंग ऑलवेज ईच अदर, और अपोजिट थिंग्स ऑलवेज। तो प्लस माइनस अपोजिट हो गया तो आपस में क्या करेंगे? एक्ट करते। लाइक चार्ज मतलब दोनों प्लस प्लस, माइनस माइनस एल करेंगे, यानी कि चार्ज के बीच में एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी करता है। कैसा है? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है, किसी भी बॉडी को छोड़ जाएगी, ऊपर जाएगी अर्थ के अट्रैक्शन के कारण। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेट में आपने देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, जानते हैं? आते हैं उस, सबने मंगाए भी होंगे बचपन में। क्या क्या खेलते थे? गुड्डे गुड़िया ही या गेम खेलते हैं? क्या क्या खेलते हो? खाना छोड़ दिया है? क्या मंगाते हो? बचपन में तो बहुत सारी कार मंगाई होगी, कल से अक्सर गुड़िया गुड़ी। किचन सेट तो मंगाया ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। किचन सेट भी नहीं मंगाया है? मंगाया होगा, है ना? चलो वो एग्जाम्पल दे, बता क्या मंगाया, क्या मंगाया? क्या तलवार हराने लगती थी ना बचपन से, तो है। झांसी, झांसी में लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है? सब बच्चे बच्चा जानता है हिंदुस्तान का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? कैंसिल कहाँ बेटा?
ज्यादा मालूम। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब चार्ज के बारे में, ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सच एज मास। हर एक मैटर के पास में मास होता है ना, जैसे ऐसे ही हर एक मैटर के पास में क्या बच्चों, चार्ज भी होता है। तो चार्ज और मास एक तरह से दोनों क्या है, मैटर की ही प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ मैटर ऐसा होता है इसके ऊपर चार्ज जीरो, इसलिए चार्ज को कहा जाता है कि इट इज द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जबकि मास को बोलते हैं कि हर मैटर के, मास को कहा जाता है फंडामेंटल। आइए इस स्लाइड में देखते हैं, इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल के नाम है बच्चों। चार्ज पार्टिकल के कुछ नाम है, एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब जो होता है उसकी चार्ज होता है बच्चों वो प्लस ई के बराबर होता है, प्लस 2 के बराबर चार्ज होता है। बीटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इस पे -1 के बराबर होता है। ई का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो 1.6 10 की पावर -19 इतना होता है। इस पूरे नंबर को आप क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। पा रहे हो? तो अब बात ये है, मास इसका कितना होता है बच्चों, अल्फा का मास प्रोटॉन मास का 4 गुना होता है, लगभग नेग्लेक्ट 0 के बराबर, और गामा का मास भी 0 और चार्ज भी 0 होता है। इफेक्ट ऑन न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होता है? आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, अल्फा स्कैटरिंग, है कभी? है। क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया गया। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल डालते हैं। जब अल्फा पार्टिकल डालते हैं तो कुछ पार्टिकल तो उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ वापस आते हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, उसको बोला जाता है अल्फा स्केट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें ये इसके बारे में बताते हैं कि क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियस पर। तो लॉस 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे न्यूक्लियर, एक हीलियम के बारे में जानते हैं, हीलियम क्या है? हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के एटम के पास में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हीलियम जो होता है उसको He बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे 2 प्लस। तो He प्लस प्लस जो हो गया ये एक तरह से तो बताता है, तो इलेक्ट्रॉन थे 2 वो तो निकल गए, बचा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होता है इसका दूसरा नाम होता है हीलियम न्यूक्लियस। दूसरा, जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, कन्वर्ट ए न्यूट्रॉन टू ए प्रोटॉन एंड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट्स चेंज। इसका मतलब समझिए क्या लिखा है ना। बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का सिंबल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1H1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। तो बीटा पार्टिकल कैसे बनते हैं समझिए, प्रोटॉन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों,
इसको आप ऐसे समझिए, मोटा मोटा समझिए कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं आप? बीटा पार्टिकल कहा जाता है। और गामा रेज क्या होती हैं? अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो होता है का सिंबल ये होता है बच्चे 0n1, ये कन्वर्ट होता है किसमें? 1h1 मतलब प्रोटॉन प्लस -1 इंटू 0, ये होता है इलेक्ट्रॉन। देखो ऊपर कितना चार्ज है? 1, यहाँ भी 1 + 0 करेंगे तो कितना? 1 बचेगा। नीचे कितना है? 0, 1 - 1 करेंगे कितना बचेगा? 0। ये एक इक्वेशन होती है बच्चों। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और ये गामा रेज क्या होती है बच्चों? गामा रे अगर किसी के अंदर से निकलती है, इनके निकलने से जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है इसका? तो ये समझिए कि इसके निकलने के बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेड स्टेट से रेस्ट स्टेट में आने पे जो एनर्जी निकलती है गामा रेज बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। इसका यूज भी किया जाता है मेडिकल में, कैंसर जैसी बीमारियों में गामा रे का यूज भी करते हैं। ये एक रेडियो एक्टिविटी चैप्टर होता था, उसमें पढ़ते थे। यहाँ इसका नाम हीलियम न्यूक्लियस भी है, इसको इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और ये हाई एनर्जी का रेडिएशन होता है गामा रेज। कल इसका ई लिखते हैं। ई का मतलब -1.6 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है, और इसको -1 ई करके यानी कि -1 करके लिखते हैं। और मास जो होता है इसका, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? 9.1 10⁻31। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन क्या होता है? सिंबल P है। न्यूट्रॉन का सिंबल N होता है। देखो पहला लेटर, इलेक्ट्रॉन का पहला लेटर क्या है? स्मॉल ई लिख दिया। प्रोटॉन का क्या है? स्मॉल p लिख दिया। न्यूट्रॉन का क्या है? N लिख दिया। चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का, ये बाद की वैल्यू तो चाहे याद मत करो, ठीक है, माइनस का 1.6 10⁻⁻19। पूरा याद करना हो तो -1.60 टू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का कितना होगा? इतना ही प्लस का लिखेंगे। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0, रिलेटिव चार्ज 0 लिख दिया। मास कितना होता है बच्चों प्रोटॉन का? 1.67 10⁻⁻27, और इसका 1.67 10 लगभग दोनों का, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये थोड़ा सा कितना, ये 93, ये कितना, और वो भी माइनस में है, यानी कि प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है। तीनों पार्टिकल में आपको क्या क्या याद करना है? इसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं मेनली 2 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। साथ में एक पार्टिकल और है न्यूट्रॉन, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका चार्ज क्या है? 0 है। याद क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है बताइए? स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? कितना चार्ज होता है? +1.6 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31। इतना किलोग्राम में लिखेंगे, केजी में। ये प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27। किसमें होगा ये? केजी में। हाँ। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों?
देखो ये टेबल बाद में आनी चाहिए थी, बीच में आ गई स्लाइड में, है ना। पहले तो बेसिक बेसिक बताते तो तब मजा भी उसमें आता। 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होती है, आपने सुना होगा उसका नाम, कि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं नेचर में जो अनस्टेबल होते हैं, और वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए अपने अंदर से अपने आप कुछ रेडिएशंस बाहर निकालते हैं ताकि वो स्टेबल बन जाए। साइंटिस्ट थे मैडम क्यूरी, सुना होगा शायद आपने नाम, नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी डेथ हो गई थी इसी रेडियो एक्टिविटी के कारण, क्योंकि लैब के अंदर बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा था। रेडियो एक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा निकालता है। या तो अल्फा गामा निकालेगा या बीटा गामा निकालेगा, एक साथ नहीं निकलते तीनों के तीनों, एयर की फॉर्म में निकलता है, या तो अल्फा गामा या बीटा गामा। अल्फा कब निकलता है, बीटा कब निकलता है, गामा तो साथ निकलना है। गामा साथ क्यों निकलता है? क्योंकि जब अल्फा और बीटा निकलते हैं तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में जो एनर्जी रिलीज है उसको गामा कहा जाता है, गामा रेज। एग्जाम्पल आप समझिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप नीचे से सीढ़ियों से भाग करके चढ़ के रूम में आओ, तो आप क्या होगे? आप जाओगे बेटा? अब उनकी, अगर मैं कहूं तेजी से आप सीढ़ियों चढ़ के 4-5 चक्कर काट लो, के बाद क्या क्या होगा? थोड़ा सा एक्साइटेड रहोगे, हाँ 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 ऐसे मतलब हाँफने लगोगे या नहीं? फिर क्या करोगे? थोड़ी देर बैठोगे, बैठने से क्या होगा? धीरे धीरे आप अपना रिलैक्स स्टेट, ऐसे ही तो होता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा और बीटा निकलता है तो न्यूक्लियस होता है एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आने से क्या होता है? उसका एनर्जी रिलीज होती है गामा रे, तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। नहीं, लेकिन अल्फा बीटा कब निकलते हैं? अल्फा तब कब निकलते हैं, बीटा कब निकलते हैं? अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल बाहर। और यदि किसी न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको स्टेबल होना है, वो अपने अंदर से इसको अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलता है। अल्फा पार्टिकल बाहर निकालना मतलब के अंदर से 2 प्रोटॉन जब बाहर निकलते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से ना, 2 प्रोटॉन, यानी उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना। ये आगे आएगा, पढ़ाएंगे उसमें। अभी आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए केवल। क्या चलिए आगे देखिए क्या है इसमें। ये रिपल्सन अट्रैक्शन को थोड़ा सा बताया गया है स्लाइड में। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को माइनस माइनस भी क्या करेंगे? और न्यूट्रल होंगे तो ऐसे ही रहेगा। इनके बीच का फोर्स कितना होगा? 0। प्लस माइनस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि अगर आपके पास में लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज, दोनों प्लस या दोनों माइनस, क्या करेंगे एक दूसरे को? इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और यदि अनलाइक हैं तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लास के अंदर मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं आया भी था यहाँ पर, मैम पढ़ा रही थी आपको, केमिस्ट्री वाली मैम पढ़ा, और पूरी क्लास का माहौल ऐसा था कि हाईली लग रहा था कि ये किसी मस्ती की पाठशाला में बैठे, ना कि पीडब्ल्यू पाठशाला। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई किसी को मार रहा है। यहाँ पर आते हो बेटा, आप यहाँ सीखने के लिए, अच्छा बनने के लिए आते हो, पॉजिटिव सोच लेके आते हो। देखिए एंटरटेनमेंट नहीं है, कि आपके आगे आने वाले जीवन को कामयाब बनाने के लिए है। ये सब चीजें आपके जीवन में आगे काम आएगी। आप जब भी कभी कुछ बड़ा व्यक्ति बनना हो तो आपको एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम दोगे तो एग्जाम आज शांति से बैठ के सुन लोगे, उसको लर्न कर लोगे तो कल आपका फायदा होगा। नहीं तो जब तक नहीं पढ़ोगे इसको, तब तक कामयाबी बड़ी मुश्किल। ये बात समझ में आ गई?
अगर दोनों चार्ज लाइक हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये टेस्ट में आएगा तो बता दोगे। और अनलाइक हो, चलिए बिल्कुल आसान बात थी ये, तो आगे बढ़ते हैं। When body is negatively charged, friction it's more. अगर किसी बॉडी के पास में नेगेटिवली चार्ज हो तो क्या होगा? Has acquired excess of electron, deficiency of electron, body has lost some electron. नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी के पास में जितना प्रोटॉन है अगर उतना ही क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अगर प्रोटॉनों का जो नंबर है, मतलब प्रोटॉनों का और इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है ना, वो आपस में अगर बराबर हो, अगर वो आपस में बराबर हो तो चार्ज कितना? लेकिन अगर प्रोटॉन प्लस होते हैं बेटा, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, बॉडी कैसी होगी? और यदि प्रोटॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो, बॉडी कैसी होगी? तो बताओ कौन सा आंसर होगा? नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉडी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन बोलो, पहला तो हो गया ये। अब इसमें प्रोटॉन की बात हम क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। किसी बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन होता कहां है? किसी भी एटम में अगर आपको प्रोटॉन को ढूंढना हो तो कहां मिलेगा बताओ? न्यूक्लियस में मिलेगा। न्यूक्लियस में और होता है इसका दोस्त, दूसरा कौन होता है? वो न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये बहुत अच्छे दोस्त मान लो, ये इतने अच्छे दोस्त हैं कि इनकी दोस्ती आप तोड़ नहीं सकते। आप किसी न्यूक्लियस के अंदर से आपका मन करे कि चलो प्रोटॉनों को बाहर निकाल ले, आप नहीं निकाल सकते। हाईली दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो यही फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होते हैं इनके बीच में काम करता है। तो आप केवल किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों को तो बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डाल भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉनों का एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हो? एकदम से कलाम बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका नाम है। अगर किसी भी एटम के अंदर चार्ज निकालना हो तो हम चार्ज को कैसे निकालते हैं बच्चों बताओ? किसी भी एटम में चार्ज को फाइंड करना हो कैसे फाइंड करेंगे, बता सकता है कोई? एटम के अंदर इस तरह से देखिए, इसके अंदर यहां पर प्रोटॉन होगा और क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज को आप उसे लिखते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम कुलाम था। क्या नाम था? सरनेम था कुलाम। जैसे फोर्स को बताने वाले का नाम क्या था? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े ना आपने, F बराबर ma, वो फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया। तो फोर्स की यूनिट हम उसके नाम से न्यूटन बोलते हैं। ऐसे ही चार्ज के बारे में सबसे पहले जिसने क्या, उनका नाम कुलाम था। तो चार्ज की यूनिट को, ऐसा ही यूनिट को क्या बोलते हैं? कुलाम। भाई इधर देखिए प्लीज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम। अब चार्ज का फॉर्मूला पता होगा तभी तो हम 1 कुलाम को बता पाएंगे क्या होता है ये। तो किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, का जो भी डिफरेंस आएगा
अगर इसको स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दें, ये चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है। इसका जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए एन आ गया, प्लस माइनस एन आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो माइनस का होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्लस का होगा। तो क्यू का फॉर्मूला ये होता है एन इंटू, समझ पा रहे हैं क्या? एन क्या है? एक इंटीजर है, जिसका मतलब 1 2 डैश कुछ भी। स्मॉल ई का मतलब क्या है? ये एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि सबसे बेसिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना? -1.6 10 की पावर -19। प्रोटॉन के लिए कितना? +1.6 10 की पावर -19। तो ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया। इसकी जो भी आप यूनिट लिखेंगे, अगर ई पता हो, एन पता हो, ई पता हो, तो क्यू की वैल्यू आएगी। जो भी यूनिट आएगी उसको क्या लिखेंगे? गुलाम में लिखेंगे। ये अक्सर आपको बुक में लिखाई देगा ऐसे, म्यू टी माइक्रो कुलाम, ज्यादातर ऐसे लिखा होगा। का मतलब -6 10 की पावर -6 कुलाम। एक माइक्रो कुलाम में कितना होता है? 10 की पावर -6 कुलाम होते हैं। भाई इधर देखिए प्लीज, एक माइक्रो कुलाम में कितना कुलाम होता है? कितना होता है? माइक्रो का मतलब है 10 टू पावर -6। तो यहां पर इसने कहा है कि 1 कुलाम का मतलब बताइए क्या होता है। तो 1 कुलाम का मतलब क्या होगा बच्चे बताओ? वैल्यू 1 आनी है। कब आ सकती? अगर आप बराबर 1 कुलाम को आपको डिफाइन करना हो, का मतलब क्या होगा? अपॉन ई का मतलब 1 1.6 10 की पावर कितना? माइनस का 19 को सोल्व करेंगे, लगभग ये इतना आएगा। इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या प्लस का है, यहां पर कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस का 1 कुलाम है। अगर किसी एटम के अंदर से इतने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? +1 कुलाम होगा। इतना बड़ा नंबर है, 10 की पावर 18। आपकी जेब में रुपए पड़े होते हैं 10 की पावर 0 या 10 की पावर 1, 10 रुपए। 10 की पावर 2 तो कितना पैसा हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 2 100। 10 की पावर 3 कितना? 1000। 10 की पावर 4 कितना? 10 की पावर 5 कितना? 6 कितना? 10 की पावर 7 कितना? 1 करोड़ में 10 की पावर 7 होती, कितने करोड़ हो गए? 10 की पावर 18। समझिए, इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर निकाल दें, तब जाके चार्ज कितना बनता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है। एटम होते हैं, पता है आपको? एक कप मिट्टी को उठा लो, या एक चम्मच में पानी लीजिए, इतने पानी के अंदर कितने वाटर के, और अगर आपको काउंट करना आता है, एक एटम का साइज कितना होता है? एटम का साइज कितना होता है मालूम है? प्रोटॉन का कितना होता है? सबसे पहला कौन सा एटम है? है ना? हाइड्रोजन का तो एटम होता है 10 की पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस होता है 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, बहुत छोटे। 10 की पावर -10 जानते हैं कितना हो गया? 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर मालूम कितनी? 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वा भाग, तो आप बोलते हैं साइज ऑफ द एटम। 10 करोड़वा भाग। 1 सेंटीमीटर की लाइन को 10 करोड़ छोटी छोटी लाइन में डिवाइड करेंगे, एक लाइन जो बनेगी एक एटम के। चलिए अगले देखिए आगे, आज का टाइम तो नहीं हुआ। ये क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंप्राइज 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने हो जाएगा? अभी आंसर आ गया 6.18। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए जाएं तो उसके ऊपर चार्ज आता है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, न्यूट्रल रैग, न्यूट्रल पीवीसी पाइप, मतलब जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है।
तो कैसा होगा, न्यूट्रल होती है बॉडी। ये क्या है, अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं गिवन है, इसका चार्ज कितना है, 0, ये होता है आपके पास में अनचार्ज। ये कैसी चार्ज है, अनचार्ज है, कौन सी, पॉजिटिवली चार्ज है। बॉडीज इन अट्रैक्ट बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, मेथड ऑफ चार्जिंग है, स्लाइड पूरी देखो। किसी अनचार्ज को चार्ज करना हो तो उसके तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अनचार्ज को चार्ज करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और एक ये मेथड है, इस मेथड का नाम है यहां पर कंडक्शन मेथड। क्या नाम है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक अनचार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, हमें इसके ऊपर भी चार्ज को डेवलप करना है। तो दोनों बॉडी को अगर आपस में टच कर दें, कितना चार्ज इसका होगा तो चार्ज इसके ऊपर भी फैल जाएगा। टोटल मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज था, तो वही चार्ज पे रह गया, कुछ इस पे आ गया। फिर इनको टच करने के बाद में क्या कर दें, अलग अलग कर दें, तो आधा चार्ज इस पे बचेगा और आधा चार्ज, अगर इनका साइज सेम है, शुरू में ये चार्ज क्यू था, यहां पर भी क्यू होगा, लेकिन जब अलग अलग कर देंगे तो कितना बचेगा, Q/2, इसमें कितना बचेगा, Q/2। चार्जिंग को, अनचार्ज को चार्ज करना हो तो उसके मेथड होते हैं, तो आप मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। कितने हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन में आपस में टच करते हैं, दो बॉडी को आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। और इंडक्शन में क्या होता है, देखिए उसको भी मेथड बता देते हैं। देखिए मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है यहां पर प्लस, ठीक है, और इसके ऊपर शुरू में चार्ज कितना था, 0 था। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने इस वाली बॉडी को इसके पास में रखेंगे, वाली बॉडी को जब इस प्लस के पास में लेके आए, यहां टच नहीं करना है, केवल पास में रखना है। तो प्लस क्या करता है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी तरफ खींच, प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो जिधर इलेक्ट्रॉन आएंगे उधर कौन सा चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए उधर कौन सा चार्ज। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड को अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आएंगे और इस पॉजिटिव को यहां से न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स आकर के न्यूट्रलाइज कर देते। ये प्लस खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, इधर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। अब इस प्लस वाले को हटा लेंगे आप, वाले को, क्यू वाले को, तो ये कंप्लीटली बॉडी जो बचेगी कैसी चार्ज हो जाएगी, माइनस की चार्ज। इसमें हमने टच नहीं किया। जब टच नहीं करते तो इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं, तो कहा जाता है इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। इसको बॉडी अपोजिटली चार्ज होती है, ये अगर प्लस क्यू है तो कैसा चार्ज आया, और कंडक्शन में कैसा था, पहले वाली बॉडी अगर प्लस थी तो लास्ट वाली भी कैसी है, ये प्लस ही है। में जो चार्ज आता है वो सेम चार्ज डेवलप होता है अनचार्ज बॉडी के ऊपर, जबकि इंडक्शन में क्या होगा, कैसा चार्ज डेवलप हुआ, ये शुरू वाली बॉडी प्लस क्यू थी, ये अनचार्ज थी, लेकिन जो अनचार्ज वाली है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों, माइनस का चार्ज। एक तीसरा चार्ज और होता है, वो कहा जाता है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन में क्या होता है, आपस में रब करते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्ब को हेयर के ऊपर रब करते हो तो वो पेपर के छोटे छोटे पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। मालूम है ये बात आपको, आपने किया भी होगा घर पे सब। तो इसमें याद रखना कि एफ विद ड्राई हेयर, गर्लफ्रेंड विद ड्राई हेयर, एफ विद ड्राई हेयर, मतलब अगर इन बॉडी को किसी बॉडी पर रब करेंगे,
समझे बात को? ये मतलब ग्लास, ये फर, ये वुड, और ये ड्राई हेयर, तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो प्लस का चार्ज आता है। समझे बात को? अगर आप सिल्क के साथ में ग्लास को रब करते हैं तो ग्लास के अंदर से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? सिल्क में। तो ग्लास के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ग्लास कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अगर हम कॉम्ब को अपने बालों पे रब करते हैं, फर फर, अगर हम कॉम्ब को बालों पे रब करते हैं, ड्राई हेयर पे रब करते हैं, तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में जाते हैं, तो बालों पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, के कारण बाल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पहले बाल जो है अभी न्यूट्रल है, लेकिन कॉम्ब रगड़े तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कॉम्ब पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। उस कॉम्ब को किसी पेपर के छोटे छोटे पीस के पास लेके जाएंगे, वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करने लगे। आज इतना कीजिए। कुछ समझ में आया तुम्हें? लगा है? थोड़ा सा मुश्किल लगा है? एक्चुअली स्लाइड जो है ना, इस स्लाइड के हिसाब से ही बताना पड़ता है, वरना जब हम बताएंगे तो हमारा तो लगे बताना, बिल्कुल जीरो से शुरू। ठीक है? अब स्लाइड आप जो एडिशनल क्लास लोगे ना, एक्स्ट्रा क्लास, बेसिक से चार्ज क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। बेटा, क्या नाम है इस यूनिट का? नाम क्या है?